नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। आज हम जीएस का पार्ट 6 और पुर्तगालियों से संबंधित अंतिम पार्ट ये पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो मैंने पुर्तगालियों से संबंधित आपको बताया, इसमें सब कुछ अमूमन कवर हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कह सकता कि मतलब हाई लेवल का है तो नहीं कवर हो सकता, लेकिन हाँ, प्री और वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहतर है। तो अंतिम पुर्तगाली जो गवर्नर था नूनो डी कून्हा, 1529 से 1538 इसका टाइम पीरियड है। 1530 में इसने सरकारी कार्यालय जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन में स्थापित किया था, इसने कोचीन से गोवा कर दिया। गोवा को अब औपचारिक राजधानी माना जाता है। था प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो पुर्तगाली बस्तियां कुछ आपको गोवा में मिल जाएंगी, क्योंकि पुर्तगालियों के भारत आने में भी सबसे पहले टाइम में ही आए थे। वो शुरुआत में सबसे पहले आए थे और गए भी सबसे लास्ट में ही हैं वो। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट था पुर्तगालियों के लिए। तो आगे चलते हैं पुर्तगालियों में। अब नूनो ने क्या किया, 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर अधिकार कर लिया। 1535 में दीव पे अधिकार कर लिया। अच्छा, दीव जो है उस वक्त एक गुजरात का ही हिस्सा था और गुजरात के शासक बहादुर शाह से इसने एक समझौता किया पुर्तगालियों ने। और समझौते में कहा जाता है कि कुछ विवाद हुआ और विवाद की वजह से ही 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की समुद्र में जहाज पे थे वो शायद, और वहीं पे इनकी हत्या कर दी गई। नूनो एक व्यवहारिक नेता था। इसने अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा ही है। कृष्णा बेसिन, दीव पे। अच्छा, दीव तो एक तटीय इलाका ही है, लेकिन कृष्णा बेसिन में अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो भारत के पूर्वी तट की तरफ भी बढ़ रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि साम्राज्य इसने पूर्वी तट तक बढ़ाया था। इसी के टाइम पीरियड में एक कार्टेज आर्माडा काफिला व्यवस्था, अच्छा हमने इससे पहले भी कार्टेज आर्माडा व्यवस्था पढ़ी थी, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अलग है और ये वाली अलग है। तो ये कार्टेज आर्माडा काफिला व्यवस्था जो है, ये पुर्तगालियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि अब आपको अगर हिंद महासागर, यूँ कह लीजिए मुख्यतः हम अरब सागर की बात करें, तो अगर आपको अपने जहाज़ लेके वहाँ जाना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से, टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स चुकाने के बाद में अब एक ऐसे ही बोला, मतलब कह सकते हैं कि अब पुर्तगाली बेड़ा एक आएगा जो आपके जहाज़ को सुरक्षा देगा। तो एक ये व्यवस्था बनाई थी। अच्छा, जो कार्टेज प्रणाली थी उसमें क्या था कि उसमें जो पुर्तगाली थे वो भारत के आंतरिक भागों में अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, समुद्र में ही खुद को शक्तिशाली बना रहे थे और तटीय इलाकों पे अपनी बस्तियां वगैरह बना रहे थे। तो कार्टेज प्रणाली और कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, इसमें अंतर है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अमूमन ये पूछा जैसे जाता है कि कार्टेज आर्माडा काफिला व्यवस्था किसके टाइम पीरियड में आई और कार्टेज प्रणाली किसके टाइम पे आई। तो कार्टेज आर्मेडा जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो नूनो के टाइम में आई है, और कार्टेज प्रणाली की खाली अगर हम बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पे आई थी। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम में जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आई थी एक बार पीसीएस के पेपर में, तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब नूनो के बारे में इतना ही है, मोटा मोटा आपने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। तो 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा एक गवर्नर थे पुर्तगाली, जिनके साथ में संत जेवियर भारत में आए। अरे जिन हम कह सकते हैं ना कि गोवा में संत जेवियर चर्च बना था, वही वाले ये संत जेवियर है। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय बना, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि पुर्तगाली अपने धर्म का भी प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने ईसाई धर्म का न्यायालय ही बनवा लिया। अब भारत और जापान के बीच में व्यापार की शुरुआत भी पुर्तगालियों के ही टाइम पीरियड में हुई। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुरुआत थी उस वक्त की,
तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ये पुर्तगाली ही भारत में लेके आए थे। और कुछ और चीज़ें जैसे अनन्नास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये भी पुर्तगाली, चूँकि एक व्यापारी थे ये लोग, तो जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ की फ़ेमस चीज़ अमूमन ये अपने साथ में लेके आते थे। तो ये अन्य देशों से ये सब चीज़ें भारत में लाए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सब अपने साथ ये मतलब अलग अलग देशों से लेके भारत में लेके आए। फिर एक लास्ट में ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, वेंडोर द एजेंडा, ये एक शब्द है जो उस वक्त प्रचलित था। इसका मतलब हुआ कि राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ों को भेजना। शायद कुछ वो पद होता हो, किसी अधिकारी का पद होता हो जो राजस्व और कार्गो, मतलब जो नॉर्मल से जहाज़ होते हैं और नौसैनिक जो जहाज़ होते हैं, बेड़े होते हैं, उनको भेजने का अधिकारी होता होगा शायद। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, वेंडोरा द एजेंडा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये पुर्तगालियों से संबंधित लास्ट वीडियो है। अगर आपको कुछ लगता है कि अभी इसमें कुछ मिस है, कुछ कमी है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है वो भी मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर किसी को लगता है कि ये किसी के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ उसको बताइए, वो भी पढ़े और हम साथ में कहानी को सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें। मतलब हिस्ट्री को अमूमन लोग बोरिंग मानते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोरिंग ना लगे आपको। तो आप जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आप नोट कर लीजिए और उसको फिर उस कहानी को अपने आप एक बार रिवाइज़ करिए। जैसा कि मैं आपसे कहानी सुना रहा हूँ आपको, तो वैसे ही आप खुद को भी सुनाने की कोशिश करिए, तो शायद आपको ये याद हो जाएगी। सन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। बस रिवाइज़ करते रहिएगा। धन्यवाद।